मेरी ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। मैंने प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पहुंचने से पहले अपना सामान समेटा और शीघ्रता से उतर गई। निगाहें बेसब्री से वरुण को ढूंढ रही थी। थोड़ा आश्चर्य सा हुआ। हमेशा समय से पहले पहुंचने वाले वरुण आज लेट कैसे हो गए। तभी मेरे मोबाइल पर वरुण का मैसेज आ गया। सॉरी, आज बोर्ड की मीटिंग है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, इसलिए तुम्हें लेने स्टेशन नहीं पहुंच पाया। टैक्सी से घर पहुंची तो वरुण बरामदे की सीढ़ियों पर ही मिल गए। साथ में सलोनी भी थी। सलोनी मेरे गांव की एक लड़की थी। बचपन में सलोनी की मम्मी हमारे घर में आती थी। हर सुख दुख में बड़ी काम आई थी। यह भी एक वजह थी सलोनी को साथ में रखने और पढ़ाने की। सलोनी हल्के रंग की साड़ी में लिपटी जो उसके बर्थडे पर वरुण ने उसे भेंट की थी। मैंने प्यार से सलोनी की गालों को थपथपाया, फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली और बोली, तू क्यों इतनी जल्दी जा रही है? रुक जा, 1 घंटे बाद चली जाना। अगर अभी इनके साथ निकल गई तो आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, वरना पहले बस फिर मेट्रो फिर बस, पूरे 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। शाम को जल्दी आ जाएंगे, कहकर वरुण सीढ़ियाँ उतर गए और कार स्टार्ट कर दी। दौड़ती भागती सलोनी भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। सामान अंदर रखवा कर मैंने रुचि को चाय बनाने का आदेश दिया। फिर पूरे घर का निरीक्षण कर डाला। हर चीज़ साफ सुथरी, सुव्यवस्थित, करीने से सजी हुई थी। चाय की प्याली लेकर रुचि मेरे पास आकर बैठी तो मैंने कहा, रात के लिए चने भिगो दो, साहब चने चावल बहुत शौक से खाते हैं। आजकल साहब रात में खाना नहीं खाते हैं, रुचि का जवाब था। क्यों? एक दिन सलोनी ने टोक दिया कि आजकल साहब का वजन बहुत बढ़ रहा है, बस तभी से रात का खाना बंद कर दिया है। रुचि ने हंसकर कहा, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, जो कुछ बन पड़े बना लो, फिर थोड़ी देर सोऊंगी। थकावट के मारे बुरा हाल है। नींद खुली तो कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठकर वरुण और सलोनी की प्रतीक्षा करने लगी। अभी उनके आने में 1 घंटा बाकी था। मैंने अपने डिजिटल कैमरे में कैद फोटोग्राफ देखने शुरू कर दिए। जबलपुर तक ट्रेन और उसके आगे से मंडला तक की यात्रा काफ़ी कठिन थी। पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ था। नर्मदा नदी में बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई थी। जगह जगह सहायता शिविर और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले गए थे। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हमारी संस्था के साथ कई अन्य समाज सेवी संस्थाएं भी एकजुट होकर कार्यरत थीं। 8 दिन का कार्यक्रम 1 महीने तक खींच गया था। जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता, लौटने का प्रश्न कहाँ उठता था। वरुण की गाड़ी गेट पर नजर आई तो कैमरा बंद कर रुचि से कहकर चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े तैयार करवा लिए। यह क्या बनवा दिया दीदी? बरसात के मौसम में तेरे जीजा जी को चाय के साथ गर्म पकौड़े बेहद पसंद हैं। वजन देखा है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सलोनी ने न जाने किस अधिकार के तहत पकौड़ों की प्लेट खिसकाकर वरुण की तरफ देखा। मुझे उसका यह तरीका अच्छा नहीं लगा। आजकल यह सब बंद कर दिया है, सिर्फ 1 कप दूध लूँगा, वरुण बोले। इतनी देर में सलोनी 2 कप ग्रीन टी बनाकर ले आई थी। टीवी देखते समय वरुण ने महज औपचारिकता के चलते वहाँ की कुछ बातें पूछी और बातचीत का मुद्दा बदल दिया। शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मैं और वरुण एक दूसरे से इतने लंबे समय के लिए अलग हुए थे। पूरे 1 महीने बाद घर लौटी थी मैं। उस पर मेरा कार्यक्रम इतना व्यस्त रहा था कि एक दिन भी वरुण से जी भर कर बात नहीं हुई थी। बेडरूम में पहुंचकर भी वरुण के व्यवहार में वैसी गर्मजोशी नज़र नहीं आई थी जिसकी मैंने उम्मीद की थी। वरुण कुछ बदले बदले से मूड में लगे। वरुण के व्यवहार में आए इस बदलाव को देखकर मेरे मन में अब शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। कहीं मेरी गैर हाजिरी में वरुण और सलोनी? नहीं, वरुण मेरे साथ ऐसी बेवफाई नहीं कर सकते। उनके प्रति मेरे विश्वास की इस डोर ने ही शायद मुझे निश्चिंत होकर सोने का हौसला दिया और आज उनके बजाय मैं तकिए से ही लिपट कर सो गई। आधी रात को जब नींद खुली तो वरुण बिस्तर पर नहीं थे।
एक बार मन में फिर शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा तो मैंने स्टडी रूम में जाकर देखा। वरुण वहाँ भी नहीं थे। तभी सलोनी के कमरे से बातचीत करने की आवाज़ उभरी। मैंने सोचा किसी से फ़ोन पर बात कर रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर वह रात को पढ़ाई करती थी। उत्सुकतावश मैंने कमरे में झांका तो जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर एक बार तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। वरुण और सलोनी साथ बैठे थे। फिर उनकी धीमी धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सलोनी, समझने की कोशिश करो, जब तक स्मिता यहाँ रहेगी हमें इसी तरह अलग अलग रहना होगा। स्मिता को जरा भी शक हो गया तो जानती हो क्या होगा? इस पर सलोनी का शिथिल स्वर उभरा। जानती हूँ, लेकिन आपसे अलग होकर मैं एक दिन भी तो नहीं जी सकूंगी। मैं यूं ही जड़वत खड़ी रह गई। मेरी बेचैन नज़रें अपने पति पर ठहर गई, जो अब भी सबसे बेखबर होकर सलोनी की आंखों में आंखें डाली बातें कर रहा था। दुख, क्रोध और घृणा से तिलमिलाई मैं अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही जज्ब करके अपने कमरे में लौट आई थी। मैंने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। पिछली बार जब मैंने वरुण से सलोनी की ब्याह की बात छेड़ी थी तो उसे सुनते ही वरुण भड़क उठे थे। यूं अचानक सलोनी को घर से निकालने की बात तुम्हें क्यों सूझी? पहले उसे किसी काबिल तो हो जाने दो, ब्याह तो कभी भी हो जाएगा। शादी की भी एक उम्र होती है वरुण। सलोनी की उम्र अब उसके योग्य हो गई है। अच्छे रिश्ते नसीब से ही मिलते हैं। इसके बाद रमेश के बेटे विनीत का बायोडाटा जो कुसुम ने कुरियर से हमें भेजा था, मैंने वरुण के सामने रख दिया था। विनीत ने एमए के बाद एमबीए किया था और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी से उसे 7 लाख का पैकेज मिल रहा था। वरुण विनीत का बायोडेटा मेज पर पटक कर बोले, हम अपनी सलोनी के लिए इससे अच्छा मैच ढूंढेंगे। एमए पास सलोनी के लिए इससे अच्छा मैच और कौन सा हो सकता था? उस पर सबसे बड़ी बात, दहेज की कोई मांग नहीं थी। इतना तो वरुण ने कभी अपनी बेटी छाया के लिए भी नहीं सोचा था, जितना वे सलोनी के लिए सोच रहे थे। मुझे आज भी वे दिन याद हैं जब सलोनी को मैं गांव से पहल अपने घर लाई थी। सलोनी की दादी माँ तो उसे मेरे साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाह रही थी, लेकिन मैं अपने ही जिद पर अड़ी थी। निकालो इसे इस दड़बे से और नई दुनिया देखने दो। कब तक इस गांव में रहकर यहाँ की भाषा बोलती रहेगी? दादी माँ तो आखिर तक विरोध करती रही थी, लेकिन उसकी माँ कुसुम मान गई थी। अपने आधा दर्जन बच्चों में से किसी एक बच्चे का भी जीवन संवर जाए तो भला किस माँ को आपत्ति होगी? सलोनी को देखते ही मेरे सास ससुर के माथे पर बल पड़ गए थे। किसी ज़रूरतमंद, दीनहीन, लाचार व्यक्ति को अपने विशाल वट वृक्ष तले स्नेह और विश्वास से सींचकर आश्रय देने वाला वरुण भी सहज नहीं दिखाई दिया था। अम्मा बाबूजी की दवा और छाया की पढ़ाई लिखाई के खर्चे पूरे करते करते ही हम दोनों की आधी से ज़्यादा पगार निकल जाती है। सलोनी पर होने वाले अतिरिक्त खर्चे को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे हम? अम्मा बाबूजी के ताने सुनने की तो मैं शुरू से ही आदी हो गई थी, लेकिन वरुण का रूखा व्यवहार बर्दाश्त से बाहर था। मैंने वरुण को तरकीब सुझाई कि कॉलेज से लौटकर मैं शाम के समय 3-4 ट्यूशन पढ़ा लूँगी। वरुण के चेहरे पर से तनाव की सुर्खी अब भी नहीं हटी थी। मैंने फिर से अपनी बात पर जोर दिया। वरुण, कुसुम के मुझ पर बहुत उपकार हैं। वरुण चुप हो गए थे। शुरू में सलोनी किसी से बात नहीं करती थी। जब तक मैं कॉलेज से वापस नहीं लौटती वह कमरे में ही दुबकी रहती। छाया उसे खूब चिढ़ाती, कभी उसे अपने साथ खेलने पर मजबूर करती तो कभी उसकी लंबी चोटी को झटक देती। एक दिन ऐसे ही छाया ताली पीट पीट कर सलोनी को चिढ़ा रही थी। सलोनी कभी वरुण को देखती, कभी मुझे निहारती। मैंने प्यार से जैसे ही उसे अपने पास बुलाया, सलोनी मेरे गले में झुल गई थी। काफ़ी देर तक उसे अपनी गोद में बिठाकर पुचकारती रही। देर से ही सही, सलोनी हमारे परिवार की सदस्य बन गई थी। स्कूल खुले तो हमने सलोनी का दाखिला छाया के ही स्कूल में करवा दिया था। सलोनी मेरी बेटी छाया से काफ़ी बड़ी थी, लेकिन गांव में रहते हुए उसका स्कूल में एडमिशन कभी नहीं हुआ था।
लेकिन जब हमने उसका एडमिशन करवाया तो उसे शुरुआत से ही एडमिशन लेना पड़ा, जिससे उसे ग्रेजुएशन करने में काफ़ी वक्त लग गया। उसकी शकल सूरत देखकर प्रिंसिपल ने पहले तो प्रवेश देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन जब मैंने स्वयं दिन रात मेहनत करने का भरोसा दिलाया तो वे मान गई थीं। एक अच्छी पार्लर में जाकर मैंने उसके बाल कटवा दिए। पुराने कपड़ों का स्थान नए कपड़ों ने ले लिया था। गांव की भाषा को छोड़कर वह शुद्ध हिंदी बोलने लगी थी। रहने का सलीका धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का अंग बनने लगा। छाया में अद्भुत शैक्षणिक प्रतिभा थी। सलोनी औसत छात्रा थी। हमने उसके लिए एक मास्टर की नियुक्ति कर दी थी, लेकिन उसका मन किताबों में रमता ही नहीं था। जितनी देर छाया पढ़ती वह उगती रहती। उसका ध्यान भंग करने के लिए सलोनी कभी किताब बंद कर देती, कभी पेन पेंसिल छिपा देती। एक दिन मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। कुछ देर तो मन लगाकर पढ़ा करो। छाया को देखो क्या बन चुकी है, और तुम 3rd डिवीज़न में 12वीं पास कर पाई। पता नहीं किसी कॉलेज में तुम्हें दाखिला मिलेगा भी या नहीं। मैं सलोनी की बड़ी बहन जैसी थी, क्योंकि छोटी बहन समझकर मैंने उसे अपने पास लाया था। मैं हर पहलू से सोचना चाहती थी। मैं तो यही चाहती थी कि छाया की तरह सलोनी भी आत्मनिर्भर बने। छाया की इंटर्नशिप समाप्त होते ही वरुण ने उसका विवाह हितेश से तय कर दिया। हितेश जितने सुंदर थे उतना ही उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली था। व्यवहार में सौम्यता झलकती थी। हंसी मजाक करते रहना उसके स्वभाव में शामिल था। पेशे से वरिष्ठ सर्जन भी थे। छाया को वरुण का प्रस्ताव जरा भी नहीं भाया था। खूब रोई थी वह उस दिन। पापा, मैं इतनी जल्दी विवाह नहीं करना चाहती। वरुण काफ़ी परेशान हो गए थे। बार बार एक ही वाक्य दोहराते। छाया, विवाह की यही सही उम्र है। देर करने से अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। तुम किसी तरह समझा बुझा कर उसे विवाह के लिए राजी करो। छाया हितेश के साथ विवाह करके बेंगलुरु चली गई। दोनों ने मिलकर वहाँ नर्सिंग होम खोल लिया। छाया के विवाह के बाद हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। वरुण बेटी को बेहद प्यार करते थे। गहन उदासी उन्हें चारों ओर से घेरे रहती। किसी काम में मन नहीं लगता। सलोनी ही उनके पास बैठकर उनका मन बहलाती, उनके खाने पीने का ध्यान रखती। वरुण भी सोते जागते, बैठते उठते सलोनी की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। मैं अक्सर वरुण से कहती, बेटी विदा हुई तो क्या, सलोनी है ना हमारे साथ, हमारी छोटी बहन जैसी। जब यह भी चली जाएगी तब क्या होगा। वरुण झील जैसी शांत शीतल निगाहें उठाकर एक नज़र मुझ पर डालकर हताशा के गहन अंधकार में डूब जाते। जीवन मंथर गति से चल रहा था। उन्हीं दिनों मैंने कॉलेज से त्यागपत्र दे देने का अहम फैसला ले लिया। वरुण ने सुना तो उन्होंने मेरे फैसले का कसकर विरोध किया। इतनी जल्दी रिज़ाइन क्यों दिया? यह कोई उम्र है रिज़ाइन देने की? फिलहाल घर पर बैठकर क्या करोगी? समाज सेवा करूँगी। वरुण चुप हो गए थे। मैंने कई समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क स्थापित किए और समाज सेवा के कार्यों में जुट गई। सुबह वृद्धाश्रम, दोपहर में अनाथ आश्रम, कभी समाज के निम्न वर्गों के उत्थान के लिए चंदा जमा करती, कभी गरीब समाज के समर्थ लोगों से मिलती। छाया तो अपनी ससुराल चली गई। अब तुम भी समाज सेवा के चक्कर में मुझसे दूर होती जा रही हो, एक दिन वरुण ने शिकायत की। यही तो हूँ तुम्हारे पास। कहाँ? वरुण मुझे अपने बहुपास में जकड़ लेते। मैं खुद को उनकी बाहों की गिरफ्त से मुक्त करने का असफल प्रयास करती। तुम भी तो हर समय ऑफिस के कामों में उलझे रहते हो। उन्हीं दिनों कुसुम 2 दिन के लिए हमारे पास आई थी। साथ में विनीत का बायोडेटा भी लाई थी। मुझे देखते ही हैरान रह गई। यह क्या हाल बनाकर रख लिया है तुमने स्मिता? शरीर बेडोल होता जा रहा है। न ढंग से पहनती हो, न सस्ती संवरती हो। उन्होंने मेरे टूटे फूटे नाखून और फटी एड़ियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अब सच सवर कर किसे दिखाना है कुसुम? पुरुष का मनोविज्ञान बड़ा ही विचित्र होता है स्मिता। जिस पत्नी के साथ उसने अपने जीवन के इतने वसंत देखे, हर सुख दुख में उसका साथ निभाया, जो पहले उसे अच्छी लगती थी,
अब एकाएक उसमें उसमें कमियां नज़र आने लगेगी और वह उसे फूटी आंख नहीं सुहाएगी। तब मैंने कुसुम की बात को मजाक में टाल दिया था, लेकिन आज महसूस हो रहा था जैसे अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने के बाद भी मैं वरुण का मन नहीं पा सकी, वरना उसके कदम क्यों भटकते। 2 घंटे बाद वरुण वापस लौटे। रात भर हम दोनों पति पत्नी दो किनारों की तरह अलग अलग लेटे रहें, दो अजनबियों की तरह आपस में ही सिमटे रहें। सुबह तेज बारिश हो रही थी। तेज हवा के झोंकों से खिड़कियों दरवाजों के खटकने का शोर सुनाई दिया तो मेरी तंद्रा भंग हुई। अब मैं वास्तविकता के धरातल पर थी। बेमन से बिस्तर छोड़कर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी सलोनी के कमरे का दरवाज़ा खुला। हाथ में छोटा एयर बैग लिए वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं जा रही हो? मैंने नीचे से ऊपर तक उसे निहारा। जी, अपनी सहेली के पास। यूँ अचानक? मैं जानती थी कि यह वरुण और सलोनी की पूर्व नियोजित योजना थी। आज रात की फ्लाइट से छाया बेंगलुरु से आ रही थी। दिल्ली में 2 दिन का उसका सेमिनार था। छाया जब भी आती सलोनी हमेशा इसी तरह घर छोड़कर चली जाती। मन पश्चाताप की आग में जल उठा था। कई बार हम सच को अस्वीकार करके उससे दूर क्यों भागते हैं। मुझे याद है पिछली बार जब छाया आई थी तब सलोनी यूं ही बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई थी। वरुण के मोबाइल पर लगातार एसएमएस की ट्रिन ट्रिन सुनकर छाया ने मोबाइल उठा लिया था। पापा को इतने मैसेजेस कौन भेजता है मम्मा? अरे यूं ही विज्ञापन कंपनी वाले परेशान करते रहते हैं। मैंने लापरवाही से बात उछाल दी थी। छाया एकाएक मैसेज पढ़ती चली गई। पापा को इतने मैसेज कौन भेजता है? अच्छा, यह पढ़ो। तकदीर ने मिलाया, तकदीर ने बनाया, तकदीर ने हमको आपसे मिलाया। बहुत खुश नसीब थे वो पल जब आप जैसे दोस्त इस ज़िंदगी में आए। छाया की बातों पर मैंने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वरुण में किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। पिछली बार जब सलोनी को वायरल हुआ था तो मैंने सुबह उठकर रुचि से घर को साफ सुथरा करवाया। फिर सलोनी के लिए दलिया खिचड़ी तैयार करके घर से निकल रही थी कि वरुण ने मुझे रोक लिया था। आज मत जाओ स्मिता, रुक जाओ। सलोनी को अच्छा लगेगा। थोड़ी देर में लौट आऊँगी। वरुण सब कामों को ताक पर रखकर मिलने जुलने वालों से किनारा करके सलोनी के आसपास ही मंडराते रहते थे। उसे अपने हाथ से खिलाते, जूस पिलाते। उस वक्त उनकी छवि एक ममतामयी माँ की बन गई थी, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मैं गलत थी। गलती मेरी ही थी कि किसी का अच्छा करने के चक्कर में मेरी ही गृहस्थी टूटने वाली थी। सलोनी पहले से ज़्यादा गुमसुम रहने लगी थी। एक बार भी मेरे मन में यह ख्याल नहीं आया कि उसके साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई। मैं इस बिन बाप की बच्ची की माँ बाप भाई बहन सब कुछ तो बनने की कोशिश की थी। कितने जतन से उसे संभालती आई थी, उसके ही दायरे में बंधे, उसके ही इर्द गिर्द घूमते हुए, पल पल उसे बढ़ते देख, उसकी छोटी छोटी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए न जाने मेरा कितना समय बीत गया। अपने बारे में सोचने का ख्याल कभी अवचेतन तक में भी नहीं आया। बरसात थमे अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था, लेकिन बादलों के काले गोले अभी भी नीले आकाश में तैर रहे थे। खिड़की से आने वाली हवा सिहरन पैदा कर रही थी। वरुण कमरे में लौट आए थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 10 बज चुके थे। रुचि काम निपटाकर लौट गई थी। शाम को मैंने उसे जल्दी जाने के लिए कह दिया था। इतने दिनों बाद छाया आ रही थी, उनकी मनपसंद चीज़ें तैयार करनी थी। अचानक वरुण ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर मुझे अपने करीब खींचा तो मैं उनसे छिटक कर दूर जा खड़ी हुई। क्रोध के आवेश में होठ थरथराने लगे, दिमाग की सिराएं तन गई। कब से चल रहा है यह सब? मैंने घृणा भरी नज़र वरुण पर डाली। क्यों? क्या किया है मैंने? कुछ कहोगी भी या यूं ही पहेलियां बुझाती रहोगी? सलोनी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं विद्रोह करने पर उतारू थी। यह क्या बकवास है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा बेहुदा बातें करते हुए। वरुण का स्वर सख्त हो उठा। जब तुम्हें बेहुदा हरकत करने में शर्म नहीं आई तो मुझे कहने में शर्म क्यों आएगी? मैं गुस्से से बोली।
औरत की नज़र बहुत तेज होती है पुरुष की अच्छी बुरी नज़र पहचानने में, और पत्नी पति की नज़र ना पहचाने यह असंभव है। तुम्हारी नज़रें बता रही है कि तुम कितना सच बोल रहे हो। तुम मुझ पर तोहमत लगा रही हो, वरुण ने प्रतिवाद किया। वरुण, मैंने किसी और से सुना होता तो कतई विश्वास नहीं करती। मैंने खुद तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। चुप हो जाओ स्मिता, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हर जगह बदनाम हो जाऊंगा मैं। वरुण के स्वर में गिड़गिड़ाहट थी। वे अपराधी बने मेरे सामने खड़े थे। मेरा सारा शरीर अपमान की ज्वाला में तप रहा था। अपने भीतर की उथल पुथल शांत करने के लिए मैंने उनसे पुनः प्रश्न दोहराया। इस सब की शुरुआत कब हुई थी वरुण? तुम्हारे जाने के बाद सलोनी उदास हो जाती थी, बेहद उदास। मैं जरा सी पूछताछ करता तो वह रो पड़ती। स्मिता, तुम्हें याद होगा जब भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए तुम सप्ताह भर के लिए भुज गई थी। सलोनी उन दिनों मेरा पूरा ध्यान रखती थी। मेरे खाने पीने की व्यवस्था के प्रति वह पूर्ण सजग रहती। थकी हारी सलोनी के चेहरे पर मैंने कभी तनाव की रेखा नहीं देखी थी, हमेशा मधुर मुस्कान ही देखी थी। उन्हीं दिनों मुझे 2 दिनों के लिए गुवाहाटी जाना पड़ा। सलोनी ने मेरा सामान व्यवस्थित किया, फिर रसोई में जाकर मेरे लिए लड्डू और मठरी बनाने लगी। मेरी बहुत फिक्र करती है सलोनी। सलोनी की छोटी बड़ी आवश्यकताओं को दूर करते करते वरुण न जाने कब सलोनी की भावनाओं में बसते चले गए। हम दोनों के बीच अबोला सा ठहर गया। छाया के सामने हम दोनों सामान्य बने रहते, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में एक एक पल काटना भारी लगता था मुझे। सामान्य मनोदशा ठीक न होने के बावजूद सामान्य बने रहने का नाटक करना कितना कठिन होता था। छाया की कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। उसके लौटने का समय नज़दीक आ गया। वरुण ने इन दिनों ऑफिस से अवकाश ले लिया था। एक दिन छाया ने लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना लिया था। पहले जी भर कर किसी मॉल में खरीदारी, फिर किसी होटल में लंच। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी इसका बचपना नहीं गया। मैंने सलोनी को फ़ोन करके बुला लिया था। चिंता सी हो रही थी कि सहेली के घर बना जाने किस हाल में होगी। दूसरे, इसी बहाने से वह छाया से मिल भी लेगी। कॉफ़ी हाउस में डोसा खाते समय छाया ने दिल को छू लेने वाला विषय छेड़ दिया था। मम्मा, आपने चीनी कम फिल्म देखी है? एक युवती अपने से काफ़ी बड़े व्यक्ति से प्रेम करती है। हाँ, इसी विषय पर और कई फिल्में बनी हैं। ऐसा क्यों होता है मम्मा? उस वक्त प्रौढ़ और वह युवती दोनों ही यही समझते हैं कि प्यार की कोई सीमा रेखा नहीं होती। उन्हें यही लगता है कि प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। युवती यह समझती है कि यह उसकी ज़िंदगी है और इसे अपने तरीके से जीना उसका अधिकार है। उधर प्रौढ़ को भी अपनी युवा प्रेमिका से कोई उम्मीद तो होती नहीं, हालांकि प्रेमिका की उम्र के उसके बच्चे होते हैं। लेकिन प्यार के शुरुआती दिनों में वह इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता और अपनी युवा प्रेमिका के साथ भरपूर मौज करना चाहता है। लेकिन एक दिन जब परिवारजनों को पता चलने पर उसे परिवार की तीखी निगाहों व आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, तो उसके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। और वह युवती क्या पूरी उम्र रखेल की भूमिका निभा सकती है? नहीं, कभी कभी उसका संयम भी जवाब दे जाता है। मैंने चोर नज़रों से सलोनी और वरुण की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैं भी छाया के सामने कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाह रही थी। छाया को एयरपोर्ट छोड़कर हम वापस लौट ही रहे थे कि वरुण के मोबाइल पर एसएमएस आने शुरू हो गए। निश्चित रूप से ये मैसेज सलोनी ही भेज रही थी। न जाने किस मिट्टी की बनी थी यह लड़की। सोचकर हंसी भी आ रही थी और आश्चर्य भी हो रहा था। मेरे ही प्यार से सींचा गया यह पौधा, फिर भी इस पौधे ने इतना अलग रूप कैसे ले लिया? घर में कदम रखते ही मेरे वरुण से सीधे सपाट शब्दों में पूछा, अब आगे क्या सोचा है? किस बारे में? वरुण बुरी तरह हड़बड़ा गए थे। मैं चुपचाप उनका चेहरा निहारती रही तो वह बोले, स्मिता, सलोनी को रहने दो इसी घर में। कितना भयावह रूप था वरुण का। जिस पुरुष के नाम का सिंदूर मैं अपनी मांग में भरती आई थी, उसी पुरुष ने मुझे कितनी आसानी से पराया बना दिया। क्या यह मन इतनी बेलगाम हो सकती है कि नैतिकता की सारी सीमाएं लांघ कर
बेबुनियाद रास्ता अपना ले। अपमान की आग में चोट खाया मन अंदर ही अंदर सुलगने लगा। अगर हालात से समझौता कर लूँ तो क्या इतना सहज होगा रिश्तों में संतुलन बनाना? कभी न कभी छाया और हितेश मेरे मन की थाह पा ही लेंगे, फिर तो वे वरुण से नफरत ही करेंगे। वरुण मेरी और सलोनी दोनों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे थे। वरुण करवट बदल कर लेट गए थे। मैं जानती थी कि उन्हें थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। इतना ही अंतर होता है पुरुष और स्त्री में। पुरुष रिश्तों को ध्वस्त करके भी सामान्य हो जाता है और स्त्री रिश्तों के भरभरा कर गिरने पर भी खुद भी टूट कर बिखर जाती है। पुरुष जिसे अग्नि की साक्षी मानकर साथ निभाने का वचन देता है, उसे भूलकर दूसरी नारी के साथ संबंध स्थापित करने में जरा नहीं सकुचाता। कमरे में अंधेरा सा छाने लगा तो मैंने खिड़की के पर्दे हटा दिए थे। सूरज ढलने के बाद जो मरियल सा उजाला फैला हुआ था वही हर और पसरा था। अगले दिन मैंने नाश्ते की मेज पर वरुण को बुलाया। उनके पीछे पीछे सलोनी भी आ गई थी। एक बात पूछूं वरुण, यदि सलोनी के स्थान पर छाया होती तो क्या तब भी ऐसा ही घृणित कृत्य करते? सलोनी की मौजूदगी में मैंने उनसे ऐसा सीधा सपाट प्रश्न करूंगी कभी सोचा नहीं था वरुण ने। ऐसा निर्मम और अश्लील प्रस्ताव सुनने के बाद वरुण अपना चेहरा झुकाए चुपचाप बैठे रहे। मेरे सीने में जो अपमान भरा था उसे तिल तिल कर खाली करते हुए मैंने पुनः वही प्रश्न दोहराया तो वरुण उठ खड़े हुए। सलोनी के लिए यह स्थिति अप्रत्याशित सी थी। वह तो यही समझ रही थी कि ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। जवानी की दहलीज पर कदम रखती तरुणी की जैसे कुछ भी सोचने समझने की शक्ति चुक गई थी। किसी ने उसका मार्गदर्शन भी तो नहीं किया था। वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। बस कीजिए दीदी, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। सच हमेशा कड़वा होता है सलोनी, पर जैसे आदमी अस्वस्थ हो तो उसे कड़वी दवा देनी पड़ती है, उसी तरह इंसान यदि गलती करता है तो उसे कड़वे बोल सुनने पड़ते हैं। इस घर की छत के नीचे रहकर दूसरी औरत बनने से ही कहीं अच्छा है विनीत के साथ ब्याह कर उसकी अर्धांगिनी बनूं। सलोनी अपने कमरे में चली गई तो वरुण बौखला से गए। बोले, कहीं सलोनी कोई गलत कदम ना उठा ले। कुछ नहीं होगा। सुंदर सुव्यवस्थित गृहस्थी में प्रवेश कर वह अपने अतीत को एक बुरे सपने की तरह भुला देगी। वरुण, उसे अपनी जिंदगी जीने दो और तुम भी लौट आओ अपनी गृहस्थी में। मेरे चेहरे पर दृढ़ता के भाव मुखर हो उठे। अगले माह विनीत से सलोनी का विवाह हो गया। मेरे चेहरे पर संतोष की रेखाएं घिर आई थीं, लेकिन हम दोनों का रिश्ता पहले जैसे सामान्य ना रहा। सिर्फ अपनी बेटी के लिए मैंने वरुण जैसे पति को स्वीकारा है। वैवाहिक जीवन में अच्छा चरित्र, ईमानदारी, विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी में से कोई एक भी गलत काम करता है तो रिश्ता टूट जाता है या टूटने की कगार पर आ जाता है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।